तो हाइड्रोकार्बन्स पे हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स तक कर लिया था और एक पूरा गैप आया हमारा लेक्चर्स का इन बिटवीन, तो फाइनली हम उसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हेडिंग आप डाल देंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को किस तरह बनाया जाता है। आज मैं कंप्लीट ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। तभी मैंने 4:30 तक क्लास डायरेक्ट एक ही रखी है ताकि चैप्टर से हमारी जान छूट जाए। अभी जो मेन चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक का, हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, दो तरह से अल्कीन्स को बनाया जाता है, दो तरीके से। एक तरीका हमारे पास कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के ज़रिए हम बनाते हैं बेटा। पहला तरीका है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, अल्कोहल का क्या मतलब होता है। देखो बेटा, अल्कोहल के मतलब होते हैं ROH, ये सबको पता है, दिस इज अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, दिस इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ वाटर। बिल्कुल सही, वाटर को रिमूव करने के लिए आता है डिहाइड्रेशन। तो अगर कभी भी केमिस्ट्री के अंदर अगर डिहाइड्रेशन कहा जाएगा तो हम उस सूरत में क्या करेंगे, हम वाटर को रिमूव करेंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर से। दिस इज हाउ डिहाइड्रेशन डज। और डिहाइड्रेशन करने के लिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बिल्कुल सही। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सबसे मशहूर क्या है, यस, H2SO4। और ये कैसा होना चाहिए, हॉट प्लस कंसनट्रेटेड। हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी तरह से आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी तरह से P4O10 को भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये सारे वाटर को रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सेकेंड ईयर के अंदर कराची बोर्ड में, वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर के लिए, अल्कोहल्स वगैरह के लिए। और हम लोग P2O5 भी यूज़ करते हैं जब हम एसिटिक एसिड की डिहाइड्रेशन करके एसिटिक एनहाइड्राइड बना रहे होते हैं। तो ये दो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने सेकेंड ईयर के बुक के अंदर। बाकी पंजाब बोर्ड में H3PO4 भी यूज़ किया जाता है, P4O10 भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सब का काम क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से खींच के बाहर निकाल देना, ये काम होता है इसका। आसान सी बात है। अब जब अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं तो बेटा अल्कीन बनता है। जब भी आप कोई अल्कोहल, मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, जब भी आप कोई अल्कोहल लेते हो और एरो के ऊपर आप सल्फ्यूरिक एसिड लगा लेते हो कंसनट्रेटेड हाई टेम्परेचर पे, तो उससे क्या होता है, आपके पास अल्कीन बन जाता है। अब कोई भी अल्कीन बन सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा। हाँ, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अल्कीन बनेगा तो कम से कम 2 कार्बन तो हमें चाहिए, एक कार्बन वाला अल्कीन तो होता नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH ले लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा, इसका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ C2H4 बच जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट मेमोरी थीम। अब कुछ और भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर C3H7OH ले लोगे, अच्छा ये जो हमने लिया ऊपर फर्स्ट, दिस इज कौन सा अल्कोहल हो गया, ये हमारा इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर आप इसी केस में अगर आप प्रोपाइल अल्कोहल ले लेते हो तो सूरत में क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड लिया आपने हाई टेम्परेचर पे, वाटर रिमूव होगा और अब बचाए, अब क्या बन जाएगा, नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा C3H6, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपीन। तो कोई भी अल्कीन हम बना सकते हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करके। समझ में आ गया, ये फर्स्ट मेथड कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कोई वर्डिंग नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट हमें ये चीज़ समझनी है। वैसे हम तो सेकेंडरी में भी कहते हैं वर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, एप्टीट्यूड में तो और नहीं है ज़रूरत। ठीक है, कौन सा हमें MCQs तो करना है सिर्फ हमें। इसके बाद बी पर आते हैं, बी पार्ट पर आते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अलावा एक और तरह से बनाया जा सकता है, इसको समझाता हूँ। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ RX की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से। अब ये RX क्या है, ये तो आप सब जानते हैं, इसको शायद मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अल्काइल हैलाइड है, ये सबको पता है ये क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से मुराद किस चीज़ की रिमूवल की जा रही है, क्या मतलब हो गया, रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन।
अगर हाइड्रोजन हैलोजन दोनों रिमूव कर दो किसी एक मॉलिक्यूल से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन हैलोजन दोनों रिमूव कर देना। इसी को चैप्टर 6 के अंदर, इसी रिएक्शन को चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग किस नाम से पुकारते हैं पता है? इसी को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। याद आया कुछ? यही होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चैप्टर 5 में इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। आगे जाकर पता लगता है चैप्टर 6 में यार ये तो बीटा एलिमिनेशन भी नाम इसका है, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को बच्चे शॉर्ट में E1 या E2 रिएक्शन कह रहे होते हैं, इसी को शॉर्ट में E1 E2 रिएक्शन। अब E1 E2 तो मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले मैकेनिज्म क्या होता है। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? एलिमिनेशन का मतलब तो किसी चीज़ का बाहर निकलना। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं पता है? क्या चीज़ एलिमिनेट होती है बीटा एलिमिनेशन में? क्या चीज़ एलिमिनेट होती है? भूल गए? ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। इसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, दैट्स वाई इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट्स में इस चीज़ों को याद रखो बस, कोई लंबी कहानी नहीं। अब कैसे होता है रिएक्शन ये? मैं पहले इसका जनरल रिएक्शन आपको बता देता हूँ। कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले लो, RX ले लो, कोई भी RX ले लो, उसकी रिएक्शन आप किससे कर दो? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से कर दो। जैसे KOH से कर दिया, वैसे तो हम इसमें रिएक्शन NaOH से भी कर सकते हैं। और ये रिएक्शन किस मीडियम में होगा पता है? बिल्कुल अल्कोहलिक मीडियम में अगर इस रिएक्शन को कराया जाएगा तो प्रोडक्ट में हमारे पास अल्कीन बनेगा, प्लस KX या NaX बन सकता है और प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो NaOH या KOH लिया ना, तो ये असल में क्या है? दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी मैं पूरा डिटेल बताता हूँ इसकी। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अच्छा, इसी में ना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है हमारा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, यही चीज़ एक और MCQs के लिहाज से याद रखो कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है? इट इज़ रिवर्स। कौन से रिएक्शन का रिवर्स होता है ये? रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का उलट है ये। क्यों उलट है एडिशन रिएक्शन का? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है पता है? पाई बॉन्ड ब्रेक्स। पता है ये बात सबको? पाई बॉन्ड। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म्स। तो क्यों, तो हम कह सकते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन का उल्टा है, रिवर्स है। क्योंकि एडिशन में पाई बॉन्ड टूटता है और एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड बनता है। समझ में आगे बात? ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सब MCQs पॉइंट्स हैं। अब कैसे होता है कि रिएक्शन हम कर लेते हैं आपके सामने, ज़रा देखो। RX है ना, हमने ले लिया C2H5Cl प्लस KOH ही ले लिया, NaOH नहीं लेते हैं अक्सर। एंटी टेस्ट में भी KOH ही आता है दिया हुआ कि NaOH नहीं आता, बट हो सकता है कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। और रिएक्शन किसी अल्कोहलिक मीडियम में कर लिया, अल्कोहलिक मीडियम में कर दिया, तो इससे क्या होगा? देखो, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और हैलोजन रिमूव होगा। जब एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव कर दोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? C2H4। फिर जो हैलोजन है वो K से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? KCX, KCl बना लेगा प्लस, और ये जो हाइड्रोजन निकला था वो OH से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2O। तो ये हमारा इथीन बन गया। तो देखो, रिमूवल हो गई, हाइड्रोजन की रिमूवल भी की और हैलोजन की रिमूवल भी की। लेकिन इस तरह से लिखने से आपको ये पता नहीं लग सकता कि सर बीटा हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ता है? मैकेनिज्म करना पड़ता है, इसके स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ता है। मैकेनिज्म तो नहीं, स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे ओपन करेंगे? C2H5Cl है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ये हमारे पास होता है C2H5Cl, ऐसे ही बना सकते हैं। इसके साथ रिएक्शन किसका होगा? KOH का होगा, जो होगा अल्कोहलिक। अब ज़रा चेक करो क्या होगा। सबसे पहले ये पोलर बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा ही है। और ये Cl क्या करेगा? इसके K के साथ पोटेशियम के साथ निकल जाएगा, KCl बन जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो कौन सा कार्बन होता है? बीटा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। और जो तीन हाइड्रोजन, ये कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से अटैच होता है उसको बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। अब तीन बीटा हाइड्रोजन है, किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखो बेटा, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड होता है ना, वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है, बिकॉज ऑफ स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम्स।
तो क्या होता है फिर ये बॉन्ड क्यों टूटेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, एक बेस, और बेस क्या करता है, OH को खींच लेता है अपने पास, हाइड्रोक्साइड को, सॉरी H प्लस को। बेस H प्लस को खींचता है ना अपने पास OH देकर। यही होगा यहाँ पर कि एक H प्लस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, उसको क्या करेगा, ये OH माइनस खींच लेगा अपने पास। इसका बेस होने के तभी KOH यूज़ करें, रीज़न बता रहा हूँ KOH क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बेस है ना तो H प्लस को खींच लेगा अपने पास। जब H प्लस को खींच लेगा अपने पास तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और हैलोजन तो एलिमिनेट हो गया। Cl K के साथ निकल गया तो क्या बन गया, KCl, और H प्लस इस OH माइनस के साथ निकल गया तो क्या बन गया, वाटर। अब यहाँ देखो दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड हैं, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये बन गया हमारा अल्कीन। बात समझ में आ गई? तो हम इस प्रोसेस से भी अल्कीन्स को बना सकते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करके या बीटा एलिमिनेशन करके। क्लियर है सबको? तो बेटा रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, और ये जितने भी रिएक्शन है ना बेटा, ये सारे के सारे कौन से रिएक्शन है? चूंकि अल्कीन हम सबको पता है अल्कीन कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। क्यों होता है अनसैचुरेटेड? है क्योंकि इसके पास कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। बिल्कुल सही जवाब। और जो अल्कीन होता है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, वो कौन सी रिएक्शन करता है, एडिशन के सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन करेंगे। बिल्कुल सही। एडिशन रिएक्शन के बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कौन सा एडिशन में, तीन चॉइस आपको देता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। कौन सा एडिशन करेगा, कौन बताएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, तो मैकेनिज्म याद क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, ठीक है? ओके, ये एनईडी में भी आया हुआ है ये एमसीक्यूज, ठीक है? और ये एमडी कैट में भी आता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, या फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इसके अंदर। तो रीज़न भी बता देता हूँ इसके आगे कि क्यों सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों? क्योंकि ई प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, अटैक्स इन फर्स्ट स्टेप। तो ये याद रख लेंगे, ठीक है? रीज़न के रीज़न अगर पूछ लें एमसीक्यूज में तो ये रीज़न है। अब बेटा ये अलग अलग चीज़ों को ऐड करना है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, आप सब जानते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है एडिशन रिएक्शन में, पाई बॉन्ड ब्रेक्स, पाई बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड क्लीवेज होती है, ठीक है? एलिमिनेशन का उल्टा हो गया, ये एलिमिनेशन में बन रहा था, एडिशन में टूटता है। और ये देखो ये सारे रिएक्शन, टोटल 6 रिएक्शन करने हैं। H2 से रिएक्शन जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजिनेशन। बिल्कुल सही। HX से होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हेलो हाइड्रोजिनेशन। और HX से रिमूव हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। सही है? H2O तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और X2 तो ये क्या कहलाएगा, हैलोजिनेशन। बाकी हेलो हाइड्रेशन अभी तो बताऊंगा बाद में, पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर बनेगा। एक एक करके तमाम रिएक्शंस को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में बात करूँगा, बिल्कुल जहन में रखना है सब चीज़ों को, सिर्फ रिवाइज कराना है, ठीक है? पहला रिएक्शन मैं करता हूँ, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और बड़ी बेसिक बात है, जब भी आप कोई अल्कीन लेते हैं और अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन का कैटलिस्ट याद है किसी को? 3 कैटलिस्ट होते हैं, 3, निकल, प्लाटिनम और पैलेडियम। बिल्कुल सही। और ये किसको करते हैं, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। इसी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को हम लोग पंजाब बोर्ड में पता है क्या कहते हैं, याद है किसी को? इसी को कहते हैं साबाटियर सैंडर्स रिएक्शन। पंजाब में इसको बोला जाता है साबाटियर सैंडर्स रिएक्शन, कराची में बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है? तब जो नस्ट वगैरह देते हैं उनके लिए, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाइड्रोजनेशन बड़ा सिंपल है, कराची में आप याद रखें हाइड्रोजनेशन, ज़रूरत नहीं है आप साबाटियर सैंडर्स इतना मुश्किल नाम याद रखने की, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपकी, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या होता है, निकल सबसे ज़्यादा जो निकल कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, और इसी निकल को हम लोग, निकल कैटलिस्ट को पता है क्या नाम देते हैं? यस, रेनीज कैटलिस्ट। रेनी नाम का साइंटिस्ट था, रेनी निकल भी कहा जाता है इसको,
सस्ता पड़ता है ये, प्लैटिनम पैलेडियम महंगा पड़ता है ये, रेनिस कैटलिस्ट। होता है कि अल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन करनी होती है पाई बॉन्ड टूटता है और क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। अल्कीन्स को अल्केन में कन्वर्ट करने का बेस्ट तरीका यही है, हाइड्रोजनेशन। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन लिख लें, अगर हम लेते हैं C2H4 और इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा ये, बहुत आसान, C2H6 बस ऐड हो जाएगा तो इथीन किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा हो गया हाइड्रोजनेशन। समझ में आया सबको, इजी, सबसे आसान रिएक्शन। अब आते हैं सेकंड, कुछ पूछना है किसी का हाइड्रोजनेशन में, समझ में आ गया सब, इजी है। सेकंड क्या है, HX से रिएक्शन कराना है। अच्छा HX के अंदर आपको पता है बहुत कुछ आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है HCl, इसके अंदर आ सकता है HBr, इसके अंदर क्या आ सकता है HI, चूंकि X किसे कहा जाता है, हैलोजेंस को, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स को। इसी वजह से इस HX को हम लोग नाम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, हैलोजन एसिड कहते हैं इसे, या फिर इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन हैलाइड। सही है बेटा, इसी को हाइड्रोजन हैलाइड भी हम कहते हैं। अब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जनरल रिएक्शन पहले मैं बता दूं, बेसिक के बनता क्या है ताकि आपको रफ आइडिया आ जाए। जब भी अल्कीन लेंगे उसके रिएक्शन HX से कराएंगे, डायरेक्टली रिएक्शन हो जाता है, कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है इसके अंदर, पता है, RX बन जाता है। अल्काइल हैलाइड को बनाने का तरीका है ये, बना लेते हैं एक। अगर हम ले लेते हैं बेटा C2H4, उसके रिएक्शन HCl से करेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। को मसला इजी है, इथीन से बना। अच्छा एक और चीज़ ज़रा करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, हल्का सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, चूँकि एंटी टेस्ट की क्लास है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना मेरा राइट बनता है, ठीक है। C3H6 ले लिया, ये क्या है बेटा, क्या है ये, प्रोपीन। प्रोपीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl का तो क्या बन जाएगा, C3H7Cl। बट इस रिएक्शन को ऐसे करना मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। रीज़न कुछ बच्चों को समझ में आ गया क्यों सर ऐसा कह रहे हैं। चूँकि बेटा ये जो C3H7Cl है ना, ये दो तरह का हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है, 2 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है। तो असल में क्या बनेगा इसके अंदर, 1 क्लोरोप्रोपेन के 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मैं बताओ तो ज़रा समझो, एक रूल है, यकीनन पढ़ा होगा आपने सेकेंड ईयर में, क्या नाम है रूल का, यस, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल पता है किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, इफ एन asymmetrical reagent is या reacts with an asymmetrical alkene, then hydrogen attaches to that carbon atom which has more ke less, yes, more, which has more number of hydrogen atoms। पढ़ा ही है मार्कोनिकोव्स रूल। क्या कहता है कि अगर एक असिमेट्रिकल रिएजेंट को असिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड किया जाएगा तो उस सूरत में हाइड्रोजन कहाँ जाकर अटैक करेगा, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी होंगे। अच्छा इथीन बताओ, ये सिमेट्रिकल होता है कि असिमेट्रिकल, कैसे पहचान में आता है पता है, ये अगर इथीन ये होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इसके डबल बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो दोनों तरफ राइट लेफ्ट में बराबर हो जाएगा ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा हो गया, हमारा सिमेट्रिकल हो गया। इसमें कोई मार्कोनिकोव रूल नहीं लगता। लेकिन जब हम प्रोपीन में बात करेंगे
अब प्रोपीन का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH3, क्या यही है प्रोपीन? यही है ना बेटा प्रोपीन। अब अगर इसका पाई बॉन्ड अगर आप तोड़ोगे तो क्या राइट लेफ्ट में बराबर है क्या? नहीं, ये हमारे पास कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल। इसमें अगर कोई असिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड कर दें, जैसे कि क्या ऐड कर दे रहे हैं इसके अंदर हम लोग, HCl भी तो एक असिमेट्रिकल रिएजेंट है। असिमेट्रिकल रिएजेंट भी असिमेट्रिकल होना चाहिए। H2 ऐड कर दो तो उसमें कोई रूल नहीं लगेगा, वो तो कहीं पे भी अटैच कर जाएगा। असिमेट्रिकल है, तो अगर असिमेट्रिकल अल्कीन में असिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होगा तो उस सूरत में क्या होगा, मार्कोनिकोफ रूल कहता है हाइड्रोजन वहां जाकर अटैक करेगा जहां पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो क्या हाइड्रोजन यहां जाएगा, Cl यहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये CH2 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है ना तो CH3 हो जाएगा, सॉरी है, फिर कार्बन हाइड्रोजन Cl फिर CH3। असल में क्या बना हमारा, 1 क्लोरोप्रोपेन के 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन पॉसिबिलिटी नहीं होगी हमारे पास। बात समझ में आ रही है? अब ये हर अल्कीन के लिए ऐसा होगा। अच्छा अगर हम ये बना ब्यूटीन अगर हम लेते हैं बेटा, समझो ज़रा, ऐसे ही मैं एग्जाम्पल एक डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें A और B दोनों ब्यूटीन है। ये हमारा कौन सा ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, और ये 1 ब्यूटीन। अब इसमें आपको बताना है कि अगर इसमें अगर हम HCl को ऐड करेंगे तो बताओ मार्कोनिकोफ रूल किस में लगेगा, 1 ब्यूटीन में कि 2 ब्यूटीन में? 2 ब्यूटीन में लगेगा मार्कोनिकोफ रूल, 1 ब्यूटीन में लगेगा, क्योंकि ये असिमेट्रिकल है। तो ये इस तरह से भी आ सकता है MCQs कि बताएं किस में मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई होगा, तो हमें चेक करना है असिमेट्रिकल अल्कीन किस में। समझ में आ गया दूसरा? ओके, इसके बाद हम देखते हैं H2O, हाइड्रोजन मतलब वाटर से H2O, हाइड्रेशन। इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलिसिस। एक ही बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस एक ही चीज़ होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये दोनों अलग अलग चीज़ें। हमने पढ़ा था इसको फर्स्ट ईयर में ना, कि हाइड्रेशन अलग चीज़ है, हाइड्रोलिसिस अलग चीज़ है। लेकिन जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो इन दोनों का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। तो कभी अगर बोर्ड एग्जाम में या एंट्री टेस्ट में दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ गया, आपको मतलब आपको पानी से या वाटर से रिएक्शन कराना है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, मतलब हाइड्रेशन हो चाहे हाइड्रोलिसिस। अब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो बड़ा आसान तरीका है। जब याद रखो बेटा, जब भी हम कोई अल्कीन लेते हैं इसका वाटर से रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, क्या अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लेते हैं C2H4 रिएक्शन कराते हैं H2O से तो ये क्या बन जाता है, C2H5OH, सही है। तो ये C2H5OH बन जाएगा। हाँ, अगर हम C3H6 लेंगे और वाटर से रिएक्शन कराएंगे, अब डायरेक्टली सोचना है, देखो प्रोपानॉल तो बनेगा ना प्रोपानॉल। ये बताओ 1 प्रोपानॉल बनेगा कि 2 प्रोपानॉल बनेगा, ऐसे ही सोचो। 2 प्रोपानॉल बनेगा, मार्कोनिकोफ लगेगी, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा रिएक्शन करने की, क्योंकि हमें पता है कि वो सेकंड कार्बन पे जाकर अटैच होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 प्रोपानॉल। अच्छा, एक इसी चीज़ को एक और तरह से पूछो, बताओ N प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। 2 प्रोपानॉल आइसो होता है ना, पता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो क्लियर है? तो ये बस ये हमारे पास हो गया हाइड्रेशन, इसमें और कुछ नहीं एक्स्ट्रा बात है, अल्कोहल बन जाएगा, सही है। कैसे बन रहा है, C2 हो गया, हाइड्रोजन में एक H यहाँ पे आ गया, H5 हो गया और OH लग गया। मैं रिएक्शन नहीं कर रहा, ओपन करके डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, सही है। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ क्या है, X2 से रिएक्शन कराना है। X2 से मुराद क्या, हैलोजन से रिएक्शन कराना है। अब देखो हैलोजन से जब रिएक्शन कराओगे ना बेटा, तो आप किसी से देखो F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। इसमें याद रखना कभी ज़िंदगी में F2 से नहीं कराना, ये रिएक्शन F2 से कभी रिएक्शन नहीं होता, फ्लोरीन से कभी भी नहीं होता, ठीक है।
आयोडीन से हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में? इथेनॉल की प्रेजेंस में। रिएक्शन जो होगा वो आपके इथेनॉल के प्रेजेंस में होगा। और बाकी क्लोरीन ब्रोमीन से नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस दोनों से नॉर्मली होता है, आयोडीन से करा होगा तो इथेनॉल के प्रेजेंस में होगा, अदरवाइज रिएक्शन रिवर्स आ जाता है। ठीक है। अच्छा, क्या इसको करते हुए क्या मार्कोनी को फ्रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? एक सवाल आपसे करता हूँ, क्यों नहीं लगेगा? यह सिमेट्रिकल रिएजेंट है, रिएजेंट सिमेट्रिकल है, आपको भी फर्क नहीं पड़ता आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है। बस समझ में आ गई? तो दोनों का असिमेट्रिकल होना जरूरी होता है, तब जाकर मार्कोनी को अटैच होता है रूल। ठीक है, जैसे देखो ये भी असिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये भी असिमेट्रिकल है, तो उसमें लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे C2H4 ले लिया, X2 में Cl2 से रिएक्शन कर लिया, तो क्या बन जाएगा? C2H4 Cl2 बन जाएगा। अच्छा, अभी फिलहाल देखो, मैंने ऐसे लिख तो दिया, कितना मज़ा आ रहा है, कितना आसान लग रहा है, लेकिन बेटा ये बात बहुत अनक्लियर है, बहुत अनक्लियर है। चूँकि दो जो क्लोरीन लग सकता है ना, वो अलग अलग कार्बन पे भी लग सकता है, सेम पे भी लग सकता है। ये हमारा 1,1 डाइक्लोरोइथेन भी हो सकता है, और ये हमारा, तो असल में क्या बनेगा पता है किसी को? बिना स्ट्रक्चर ओपन किए बता सकते हो इसका? 1,1 के 1,2 बनेगा, है ना भाई? बात समझ में नहीं आ रही? 1,2 क्यों बनेगा? जब ये बॉन्ड, ये देखो ये है ना भाई, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा ना भाई, तो एक Cl यहाँ आएगा, एक Cl यहाँ आएगा, तो 1,1 तो नहीं बन सकता, 1,2 बनेगा। अगला सवाल, तो 1,2 जो बनेगा ये विसिनल होगा कि जिमिनल होगा? विसिनल जिमिनल? विसिनल। जिमिनल 1,1 होता है, इसका लोग बोलते हैं विसिनल डाई, भूल गए, क्लोराइड। यही छोटी छोटी बातें जो भूल जा रहे हो तुम लोग, और उसको बोलते हैं जिमिनल। बता रहा हूं, अगर इस तरह से दो कार्बन लिए हुए हैं और Cl अलग अलग कार्बन पे अटैच है, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड विसिनल। और अगर इस तरह से दो कार्बन लिए और Cl एक ही कार्बन पे अटैच हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड जिमिनल। तो विसिनल बनेगा, जिमिनल नहीं बनेगा। जिमिनल बनाने का कुछ और तरीका होगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। क्लियर है? बस 4th हो गया ये। 5th रिएक्शन हमारे पास है, दिस इज हेलो हाइड्रेशन। अब बेटा हेलो हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? हेलो मतलब हो गया हैलोजन, और हाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर। हैलोजन वाटर दोनों को एक साथ ऐड करना है। इसी को हमारे बुक के अंदर हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, या फिर याद आ रहे रिएक्शन, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, हेलो हाइड्रेशन होती है। और इसी रिएक्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट, है कि नहीं? अनसैचुरेशन टेस्ट या टेस्ट फॉर पाई बॉन्ड। क्या पाई बॉन्ड को इसी तरह से टेस्ट नहीं करते हैं ब्रोमीन वाटर के जरिए? और यही रिएक्शन हमारे यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट? अल्केन एंड अल्कीन। बिल्कुल सही, अल्केन और अल्कीन के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए यही वाला रिएक्शन हम लोग करते हैं। अल्केन, चूंकि अल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड। अल्कीन क्या होता है? तो अल्केन इसका नेगेटिव टेस्ट देता है और अल्कीन इसका पॉजिटिव टेस्ट देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सेकेंड ईयर के लिए भी, एंटी टेस्ट के लिए भी। ठीक है, ये जो डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं हर चीज़ के अलग अलग। अब कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो हेलो हाइड्रेशन मीन्स के हैलोजन का वाटर से रिएक्शन होगा सबसे पहले। जैसे हम ले लेते हैं ब्रोमीन, Br2, इसका वाटर से रिएक्शन होगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर कहलाता है ना बेटा। ब्रोमीन को पानी में डाल दिया, ये बन गया ब्रोमीन वाटर। सही है। अब रिएक्शन कैसे करेगा? Br हो गया, और वाटर कैसे ब्रेक हो जाता है? HOH। ऐसे ही होता है, इस तरह अटैचमेंट हो जाती है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हैलोजन, जिसको हम कहते हैं, वही हो जाता है ना। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा ब्रोमीन का, एक रिड्यूस हो जाएगा। क्या बनेगा? एक बनेगा HBr और दूसरा HOBr। क्या लिखते हैं हम लोग? BROH लिखते हैं, कुछ भी इस तरह से। HOBr भी लिखते हैं कुछ बच्चे इसको।
BrOH भी लिख सकते हैं, कुछ भी मर्जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन पहले तो 0 था ना, अब एक जगह -1 हो गया, एक जगह +1 हो गया, तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया ना, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, एक रिड्यूस हो गया। ये ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको एक बात। अब जब हम करते हैं ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अच्छा ब्रोमीन वाटर का कलर खुद क्या होता है पता है? किस कलर का होता है ये? ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि ब्रोमीन आपको पता है ना ब्राउन कलर का एक फ्यूमिंग लिक्विड होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का फ्यूमिंग लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन वाटर का खुद कलर हमारे पास ब्राउन होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वी आर हैविंग द 2 टेस्ट ट्यूब्स, तो और दोनों में हम क्या करें, एक में हम डाल दें अल्केन, एक में डाल दें अल्कीन। एक में अल्केन है और एक में क्या है भाई, अल्कीन, और दोनों में हम ऊपर से क्या डाल दें, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इसमें भी डाल दें, दूसरे वाले में भी डाल दें क्या भाई, ब्रोमीन वाटर, जो ब्राउन कलर का होगा। तो जब ब्राउन कलर का इसमें जब आ रहा होगा ना, ये अंदर जाने के बाद कलर ये क्या हो जाएगा, बल्कि पूरा ब्राउनिश हो जा रहा होगा ये, जबकि ये ब्राउन कलर का जब इसमें जाकर गिरेगा जैसे ही, तो वैसे ही कलर डिसअपियर हो जाएगा। होगा ऐसा? याद आ रहा है कुछ? ब्राउन कलर डज नॉट डिस्चार्ज, ब्राउन कलर डिस्चार्जेस या डिसअपियर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। क्यों देगा ऐसा? क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा। अब ये अल्केन कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन अल्कीन में रिएक्शन हो जा रहा है। कैसे? अब आपको पता है अल्कीन हम ले लिए, जैसे C2H4 ले लेते हैं। अब C2H4 के रिएक्शन अगर हम HBr से कराएंगे, पहले HBr से करेंगे फिर BrOH से, HBr से करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5Br बन जाएगा ये। और ये कंपाउंड कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। और यही C2H4 का अगर हम HOBr से रिएक्शन कराएंगे, अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सेकंड वाले का ना, तो थोड़ा सा मुश्किल कुछ बनने वाला है। अब इसी इथीन का रिएक्शन HBr के बाद किससे करा लें, BrOH से। तो इस तरह से पहले हम बना लेते हैं बेटा अल्कीन, ये इथीन बन गया, प्लस HOBr या BrOH। क्या होगा इसके अंदर, एक जगह पर Br आ जाएगा और एक जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये तो हमारा क्या है भाई, सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप साइड से होती है। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो इथानॉल या 2 ब्रोमो 1 इथानॉल भी कह सकते हैं, 2 ब्रोमो 1 इथानॉल। और ये कंपाउंड भी कैसा होता है, कलरलेस। तो इसका मतलब जैसे ही अब अल्केन के केस में जैसे ही ब्रोमीन वाटर इसमें जाएगा ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम अल्केन लेते हैं, CH4 ले लेते हैं और उसमें ब्रोमीन वाटर डाल लेते हैं, मतलब Br2 और वाटर, ब्रोमीन वाटर, तो क्या होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। चूंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, इसलिए ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर क्या होगा, इसमें आकर मिक्स होना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा, एक मिक्सचर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो जा रहा है, और रिएक्शन के नतीजे में जो 2 कंपाउंड बन रहे हैं वो दोनों के दोनों कलरलेस लें, इसलिए आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाए सॉल्यूशन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में अल्केन था, किस टेस्ट ट्यूब में अल्कीन था। बस समझ में आ गया, यही था ना हेलो हाइड्रेशन, ठीक है, लिख लें इसको, हो गया। लास्ट रिएक्शन करते हैं बेटा, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा ये अल्कीन, पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं बेटा, कौन सा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर किसमें कन्वर्ट हो, बिल्कुल सही, ऐसा प्रोसेस कहलाता है पोलीमराइजेशन। मोनोमर क्या चीज होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनको कहते हैं मोनोमर। और पॉलीमर क्या होता है, एक बिग मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेना, दिस इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन। बहुत आसान बात है केमिस्ट्री की है, ठीक है। अब पोलीमराइजेशन जो है ना बेटा, 2 तरह से होती है, 2 तरह से होती है ना पोलीमराइजेशन। एक हमारे पास क्या कहलाती है, एडिशन, और दूसरी क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, प्रोसेस का फर्क होता है। एडिशन पोलीमराइजेशन में क्या होती है, पाई बॉन्ड ब्रेक्स, बिल्कुल सही, पाई बॉन्ड ब्रेक्स। और कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन में क्या होती है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर एलिमिनेट हो जाता है।
अब कुछ पॉलीमर हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, कुछ पॉलीमर हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। जैसे बेकलाइट कौन सा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का, सही कह रहे हो बिल्कुल। इसी तरह से और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एनईडी के लिए कि बेकलाइट किसका कंडेंसेशन पॉलीमर है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। अच्छा ये बताइए कि प्रोटीन कौन सा पॉलीमर है? प्रोटीन एडिशन के कंडेंसेशन? प्रोटीन कंडेंसेशन है, सही कहा हारिस ने। कंडेंसेशन क्यों? चूंकि वो अमाइनो एसिड्स की से मिलकर बनता है ना, और वाटर रिमूव हो रहा होता है उसमें। भूल गए सब? बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 10 कंडेंसेशन पॉलीमर है। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, नहीं याद है? नायलॉन कौन सा पॉलीमर है? नायलॉन, ये पता है किसी को? नायलॉन, जो नहीं आवाज आ रही, कंडेंसेशन है। क्यों? उसमें दो चीजें मिलती हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। चलो शायद भूल गए, छोड़ दो, सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा होगा। तो ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में मशहूर एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। और एक होता है पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट। क्या होता है पता है पीवीए किसी को? वुड ग्लू। वुड ग्लू पढ़ा था, एडेसिव्स पढ़ा था, मतलब सेकेंड ईयर बॉयज़ में मैंने इमाम कॉलोनी में नहीं पढ़ा है, एडेसिव्स पढ़ा था, उसमें वुड ग्लू में लिखा था ना कि पीवीए होता है। ये चैप्टर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। चलो कोई मसला नहीं है, एंटी टेस्ट में नहीं पूछते हैं उसको, तो वो पूरा चैप्टर आता ही नहीं है, ना एमडी कैट में ना ई कैट में। ओके, इथीन की जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एडिशन होगा कि कंडेंसेशन होगा? एडिशन होगा। क्यों? चूंकि इसके अंदर क्या है? पाई बॉन्ड है, ऐसा ही है, पाई बॉन्ड है ना अल्कीन में, इथीन में। तो इथीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इथीन क्या होता है? CH2 होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लेंगे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो पीछे क्या लगा देंगे? एंड ये इथीन है बेटा, और इथीन, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? मोनोमर। और इसकी अब क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन को टेम्परेचर होगा, कैटलिस्ट होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये सब यूज़ कर लेते हैं इसमें। मतलब कोई कैटलिस्ट भी होता है इसके अंदर है, हाई टेम्परेचर भी होता है और हाई प्रेशर भी होता है। इन तमाम कंडीशंस पर क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और सारे इथीन के मॉलिक्यूल साथ में क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और क्या बन जाता है इस तरह से? ये क्या ये पॉलीइथीन बन जाता है? पॉलीइथीन मतलब पॉलीमर ऑफ इथीन, जो असल में क्या है? एक पॉलीमर है। जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं ना, यही होता है ना, पॉलीथीन बैग्स होते हैं। समझ में आ गया सबको रिएक्शन ये? ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले अल्काइन को डिस्कस करेंगे। अल्काइंस क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें दोनों कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही। और अल्काइन सैचुरेटेड होता है क्या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड होता है, बिल्कुल सही कहा। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन के बीच में, दैट इज कॉल्ड अल्काइन। अब इसके अंदर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, बहुत सारे हो सकते हैं, जितने ज़्यादा हो सके। सबसे पहले जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर। अल्केन, अल्केन, अल्काइन में से रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कौन। अगर मैं आपको तीन ऑप्शन दूँ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो एक बात जो हर बच्चा जानता है कि लीस्ट रिएक्टिव तो बेटा हमारा अल्केन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये हर स्टूडेंट को पता होता है कराची में कि अल्केन लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्शन करता है। जहाँ मसला है वो अभी बताऊँगा। अल्केन, तभी तो अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं?
पैराफिन, बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी। चूंकि अल्केन के पास कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक? स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, दैट्स वाई लिस्ट रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी फास्ट नहीं करता। अब आ जाओ मोस्ट रिएक्टिव में। मोस्ट रिएक्टिव कौन है, अल्कीन के अल्काइन? रीजन? उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यस, बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल सही, सही आंसर दिया। तो मोस्ट रिएक्टिव अगर आपको हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा तो वो हमारे पास अल्कीन होगा, अल्काइन नहीं। अक्सर बच्चे अल्काइन लिख के आते हैं पेपर में, क्योंकि कुछ किताबों में भी अल्काइन लिखा हुआ होता है मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन में। यहाँ तक कि समटाइम गूगल भी आपको अल्काइन बता रहा होता है मोस्ट रिएक्टिव में। आप गूगल करोगे ना घर जाके मोस्ट रिएक्टिव, तो बोलेगा अल्काइन मोस्ट रिएक्टिव है। तो गूगल जो है ना वो आंसर्स को देख रहा होता है, बट आप थोड़ा सा और डिटेल में सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगेगा कि अल्कीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ। कैसे? अब रीज़न देखो सर, वजह क्या है? देखो मसला है कि पाई बॉन्ड की बात की जाए ना तो पाई बॉन्ड दोनों में है। पाई बॉन्ड के लिहाज से हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट फर्क क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये रहा। है दोनों में पाई बॉन्ड्स, बट दोनों की रिएक्टिविटी बराबर नहीं है, अलग अलग है। आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितनी होती है पता है किसी को? डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.4 लगभग। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की याद नहीं रखनी, ऐसी मैं बता रहा हूँ, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.29 एंगस्ट्रॉम। मीन्स के कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐड होता है तो एटम्स करीब आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और एक चीज़ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। याद है किसी को? जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी। अब चूंकि इसकी बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा करने के मतलब क्या होता है कि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई इसका बॉन्ड इतने आराम से नहीं टूटेगा जितने आराम से अल्कीन का बॉन्ड टूटेगा। तो हो गया ये मोस्ट रिएक्टिव। इसके मुकाबले में बात समझ में आ गई डिटेल में क्या बताना चाहूँ? तो याद रखना, अगर एमसीक्यूज़ में आएगा कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, तो अल्कीन है, अल्काइन नहीं है। अक्सर बच्चे अल्काइन लिख देते हैं, बोलते दो सर पाई बॉन्ड है, ये तो और रिएक्टिव होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके एक एक नंबर ऐसे निकल जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर मैं स्कूल में हमेशा से अपने टॉपर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों MBBS में नहीं हो पाया एडमिशन मेरा। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें गलत कर जाते हैं, जो टीचर तक गलत कर रहे होते हैं। तो आप तो स्टूडेंट हो, टीचर तक परेशान हो जाते हैं इन बातों में, तो आप तो स्टूडेंट हो, फिर तो आप तो और परेशान हो सकते हो। तो जो बातें डिटेल में बताओ तो उसको याद रखा करें। जब मैं बोलता हूँ ना कि ये बच्चे ज़्यादातर गलत करते हैं, तो उसका मतलब आप उसको लाजमी नोट डाउन कर लो कि ये आपसे भी गलती हो सकती है जल्दी में, ठीक है। बस के बाद जस्ट प्रिपरेशन ऑफ इथाइन है, प्रिपरेशन करते हैं। स्ट्रक्चर नहीं है इसका, वैसे स्ट्रक्चर हमें पता है लीनियर आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा ना बेटा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो मैं स्ट्रक्चर बना नहीं रहा, ठीक है, टाइम वेस्ट हो। डायरेक्ट मैं आता हूं मेन टॉपिक पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। और एक ही तरीके से बनाएंगे इसको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग। और वो एक तरीका क्या है, वही हमारा लाइक डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर देंगे, जो भी हमने इससे पहले किया है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किसकी करेंगे? हाँ, इस बार हम अल्काइल हैलाइड की नहीं करेंगे, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कीन। तो इस बार किसकी करनी है? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, विसिनल डाई हैलाइड की करेंगे। विसिनल मैंने आपको आज क्लास में बता दिया क्या होता है, ज़रूरत नहीं है दोबारा बताने की मुझे, ठीक है। 2 कार्बन लें और हैलोजिन 2 इस तरह से लग जाए, यही होता है विसिनल डाई हैलाइड। जिमिनल तो नहीं है ये, जिमिनल तो नहीं है ना, विसिनल है। देखो मैं जब था सेकेंडरी के एग्ज़ाम मैंने दिया था ना, तो मैंने तो नहीं पढ़ा था अपने कोचिंग में कि क्या होता है विसिनल, क्या होता है जिमिनल। तो मेरे पेपर में आ गया था, मेरे 2009 में मैंने दिया था सेकेंडरी के बोर्ड एग्ज़ाम।
अब वो विसिनल डाई, अब मैं परेशान, मैं कोई इतना बुरा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे कोई बताया ही नहीं, इसलिए मैं हर क्लास में बड़ा ज़ोर देकर बताता हूँ विसिनल, जिमिनल, विनाइल ये सब क्या होता है, लेकिन मैंने गलत कर दिया था उसमें, क्योंकि पता ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देता हूँ और यही सर में दर्द करती हैं जब पेपर में आ जाता है। तो याद रखा करो, क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूजन है। मैं परेशान कि विसिनल ये होता क्या है, पूरा साल पढ़ा पता ही नहीं चला। पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जो गलती हमने की वो गलती आप नहीं करो। और हमारे दौर में कंपटीशन इतना नहीं था तो हम कुछ बन गए, आप नहीं बन पाओगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड के तो 2 स्टेप में होगा, ये सिंगल स्टेप तो नहीं होगा, डबल स्टेप होगा। अगर मैं मैकेनिज्म से कर दूं तो Cl ले लेते हैं ना, तेजी में करूंगा जो पढ़ाई हुई चीज़, अभी क्लास के स्टार्ट में यही पढ़ाया था। रिएक्शन किससे क्या साथ कराएंगे, अल्कोहलिक बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। एक ये वाला Cl निकाल लेता हूँ, एक ये हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो C हो गया, ये Cl हो गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 प्लस KCl प्लस वाटर, ठीक है। अब एक स्टेप और होगा, जो भी बना इसका नाम छोड़ो, कार्बन, अच्छा डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोबारा से करा देंगे KOH से, और KOH कैसा होगा, अल्कोहलिक। अब ये Cl निकाल लेते हैं, ये हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो क्या बन गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और दोबारा से क्या, KCl और वाटर बना हमारा अल्काइन। तो जब विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं ना तो 2 स्टेप में जाकर हमारा अल्काइन बन जाता है। अगर नॉर्मल आप एक हैलोजन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्लियर है। रिएक्शंस करते हैं अल्काइन की। अल्काइन के बेटा हमें 4 रिएक्शन देखने हैं, हाइड्रोजनेशन, HX से रिएक्शन, वाटर्स और एसिडिटी। बहुत आसान और पढ़े हुए। और ये शुरू के जो 3 रिएक्शन है बेटा, ये 3 रिएक्शन शुरू के, ये दोनों रिएक्शन कौन से हमारे पास है, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि अल्काइन भी तो अनसैचुरेटेड है ना भाई, तो अनसैचुरेटेड तो एडिशन करेगा, है ना भाई, सब्स्टिट्यूशन तो करेगा नहीं। वैसे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है अल्काइन, अल्काइन एक अलग ही पंचायत है, अल्काइन दोनों कर लेता है। ये तो एसिडिटी ऑफ अल्काइन लिखा ना, अगर पढ़ के आ रहे हो चैप्टर 5 तो आपको पता है कि ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो अल्काइन जो है ना वो दोनों चीज़ कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो एडिशन ही करता है। तो अल्काइन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, एडिशन, और ये इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हम मेन में काउंट नहीं करते। और एडिशन में मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जो अल्कीन करता है भाई, अल्काइन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा ये भी, EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही। सबसे पहले हम लोग करा देते हैं इसके अंदर हाइड्रोजनेशन शॉर्ट। अच्छा, अगर हम कोई अल्काइन लेते हैं और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाता है ये पता है, अल्कीन बन जाता है ये। और ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकता, ठीक है, ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकता, ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। फिर से बता रहा हूँ, सुनो गौर से, दोबारा से बता रहा हूँ। अल्काइन है ना, अल्काइन है और उसमें हमने इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करा है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे। क्या ये अल्कीन बनेगा एक पाई बॉन्ड टूट के? उसके बाद ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा और अब क्या बन जाएगा, तो एडिशन रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के सारे हाइड्रोजन खत्म, मतलब सारे के सारे पाई बॉन्ड टूट ना जाए। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो एक बार ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, पहले एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड में फाइनली सैचुरेटेड हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर ये पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे इस रिएक्शन को रोकना है अल्कीन तक, मैं चाहता हूँ अल्कीन के बाद रिएक्शन आगे ना बढ़े, यहीं पर रुक जाए, तो मैं आपको एक आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक एक बात बताता हूँ, टेक्स्ट बुक से बाहर की। देखो नॉर्मल में क्या होगा, C2H2 अगर आप लेंगे और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे
तो होगा क्या पता है, पहले बनेगा हमारे पास C2H2, C2H4 बनेगा, फिर दोबारा हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, C2H6। मतलब इथाइन से पहले क्या बनेगा, इथीन, और इथीन के बाद क्या बन जाएगा, इथेन। सही है। अच्छा, इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, पता है किसी को? पता है किसी को इथाइन का कॉमन नेम? नहीं पता? यस, एसिटाइलिन। और इथेन का कॉमन नेम पता है किसी को? जोर से बोलो, इथाइलिन। सही बात। अच्छा, अब बात क्या कर रहा था मैं, ये तो कोर्स की बात है ना, कोर्स से आउट क्या बात कर रहा था मैं। अगर मुझे रहा रिएक्शन रोकना हो तो इसका भी एक तरीका है। पंजाब बोर्ड में पढ़ते हैं उसको हम लोग, सिंध बोर्ड में नहीं पढ़ते, बट ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट की बात है। ऐसे ही बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे पूछते हैं सर अगर इथीन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो रिएक्शन आगे बढ़ जा रहा है। तो उस सूरत में पता है क्या करना होता है, बजाय निकल कैटलिस्ट के हम लोग PDBSO4 इस्तेमाल करते हैं। PDBSO4, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ये क्या करेगा पता है, रिएक्शन यहीं पर रोक देगा। अभी रिएक्शन आगे जाके इथेन नहीं बनेगा, ये इनहिबिटर है, रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। बस समझ में आ रही है? ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में कभी खटका के भाई सर इथीन भी तो बनाना हो सकता है, तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनता है। ये पंजाब में पढ़ते हैं हम लोग हैं, PDBSO4। ठीक है, बाकी ये सिंध बोर्ड के लिए तो इतना काफ़ी। समझ में आ गया हाइड्रोजनेशन सबको? ईजी है। देखो, सबसे ज़्यादा इजी जो है ना वो रिएक्शंस ही होते हैं। हमने आगे आपने चैप्टर 10, 11, 12, 13 भी पढ़ा होगा एंड का, आपको पता है कि यार सबसे बेहतर यही है सर। आखिरी के चैप्टर से तो बहुत ही बेहतर है, कम से कम रट्टा तो नहीं मारना पड़ता, कॉन्सेप्ट से कर लेना पड़ता है। ऐसे ही है ना। सेकंड रिएक्शन किसके साथ है, HX के साथ है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब पता है HX क्या चीज़ है, सब जानते हैं। HX में क्या क्या हो सकता है, हैलोजन एसिड है ना, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और अच्छा HF भी तो हो सकता है, HF, HCl, HBr, HI। लेकिन क्या HF से कभी रिएक्शन करते हैं हम लोग? कभी भी नहीं करते हैं। ये 3 से कर सकते हैं। चलो, इसमें मैं ऐसी आपसे एक बात पूछता हूँ MCQs के लिए, एप्टीट्यूड के। ये बताओ, ये चारों एसिड है, हैलोजन एसिड सही है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ कौन सा है? बिल्कुल सही, HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अच्छा, ये बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना, ये बताओ ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यस। हाइड्रोजन हैलाइड सारे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और हैलोजन्स जो होते हैं ना वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये ऐसी, ये पुरानी बात, चैप्टर 1 की बात पूछ रहा था आपसे। अच्छा, HX से रिएक्शन डायरेक्टली एक लाइन में कराता हूँ, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो बोलना, डिटेल में बता दूंगा। C2H2 लिया, HX से रिएक्शन करेंगे, HX मतलब HCl से करा देते हैं। क्या मार्कोनी को फ्लूर लगेगा इसमें अभी? क्या मार्कोनी को फ्लूर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? चूंकि सिमेट्रिकल है ये। तो बस हमारे पास ये इस तरह से बन, कहीं पे भी लगा दो H, कहीं पे भी Cl, यही बन जाएगा बेटा, ऐसे ही बनेगा ना। अच्छा, अब ये रिएक्शन आगे भी तो बढ़ेगा, मैंने बताया उस वक्त तक चलेगा जब तक कि सारे पाई बॉन्ड खत्म ना हो जाए। क्या अब मार्कोनी को फ्लूर लगेगा? क्या लगेगा? मार्कोनी को बिल्कुल लगेगा, दोनों असिमेट्रिकल है। पाई बॉन्ड टूटेगा, बताओ ये H कहाँ जाकर अटैक करेगा? उल्टे हाथ पे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन लेफ्ट पर, और Cl यहाँ करेगा। अब बनेगा जिमिनल। अब देखो जिमिनल बनेगा। जिमिनल बना तो इसको हम लोग कॉमन में क्या बोलेंगे? जिमिनल डाई, और IUPAC तो बच्चे बच्चे को पता है, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। सही है, समझ में आ गया सबको? ये हमारा हो गया सेकंड रिएक्शन HX से। तीसरा भी करा देता हूँ यहीं पर, ठीक है ना, H2O से, वाटर से। अच्छा, अब यहाँ पर वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे ना, ये हाइड्रेशन कह लो, हाइड्रोलिसिस करिए, थोड़ा सा आपको पता है टोटोमेरिज्म वाली कंडीशन आती है यहाँ इथाइन की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के लिहाज से, ठीक है? MD कैट में तो बहुत पूछते हैं, लास्ट ईयर भी आया था इससे MCQs, पिछले साल। देखो, अगर हम
ये लेते हैं एसिटाइलिन या इथाइन लेते हैं, इसका रिएक्शन वाटर से कराना है। वाटर क्या होता है? HOH होता है। और ये रिएक्शन हम पता है किसके प्रेजेंस में कराते हैं? H2SO4 और दूसरी क्या चीज़ होती है पता है? HgSO4, इसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन ये। और पाई बॉन्ड टूटता है, अभी तो कहीं पे भी जोड़ दो, कुछ भी उठा के चलेगा। तो हाइड्रोजन कार्बन OH H, यही बनेगा बेटा। कॉमन में नाम पता है इसका क्या है? इसका नाम पता है किसी कंपाउंड कॉमन नाम क्या है? ये किसी को नहीं पता? नोबडी नोज। अरे अल्लाह के बंदे, विनाइल अल्कोहल है ये। सो रहे हो क्या सब? यार ये विनाइल ग्रुप नहीं होता क्या? भूल गए विनाइल ग्रुप? क्या इस ग्रुप को नहीं बोलते विनाइल? इथीन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, बन गया विनाइल। देखो, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालते हो ना तो इथाइल बनता है, लेकिन इथीन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो विनाइल बनेगा। विनाइल ये रहा। अच्छा, मैं आपसे समझ में आ रही बात? तो विनाइल ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये विनाइल के साथ OH लगा हुआ, तो विनाइल अल्कोहल। IUPAC में बोलेंगे इथेनॉल, इथीन वनोल, सही है। ईथ वनीन वनोल भी बोल सकते हैं, जैसे मर्जी। अब आपको पता है जो विनाइल अल्कोहल कैसा होता है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल होता है, बिल्कुल सही। अब करेगा क्या पता है? ये रीअरेंजमेंट होगी, टॉटोमेरिज्म। पढ़ाया था टॉटोमेरिज्म में, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उठ के यहाँ से यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, क्या बन जाता है? यही बनेगा। स्टेबल प्रोडक्ट है। कॉमन में बताओ नाम इसका, कॉमन में। यह सही कह रहे हो हारिस, एसिटाल्डिहाइड। और IUPAC में क्या बोलोगे इसको? इतना देर में तो सो जाएंगे। इथानल, इथानल अल्कानल के लिहाज से बोलोगे ना, मिथानल, इथानल, प्रोपानल। इथानॉल बोलते हैं अल्कोहल को, इथानल बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड को। अच्छा, अगर सेम यही अगर आप यहाँ पर बजाय इथाइन लेने के, अगर आप यहाँ पर क्या ले लो? प्रोपाइन ले लो अगर आप, और इसका वाटर ऐड कर दो इसके साथ सेम कंडीशन पर, तो मसला चेंज हो जाती है ना इसके अंदर। अब यहाँ पर मार्कोनी फ्रू लगेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो OH जाकर इधर पर अटैच करेगा ना बेटा, CH2 हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर OH, फिर CH3, सॉरी यहाँ CH3 होगा ना, टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, फिर डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर। अब जो कंपाउंड बना वो क्या बना? कीटोन है ये। एक कॉमन नाम बताओ। एसीटोन भी बोल सकते हैं, और क्या 2 प्रोपेनोन बोल सकते हैं इसको? क्या इसको प्रोपन 2 बोल सकते हैं? क्या इसको डाइमिथाइल कीटोन बोल सकते हैं? क्या ये चारों इसी के नाम है? बात समझ में आ रही है? इसमें से ये दोनों, इसका कौन सा नाम है? ये इसका कौन सा नाम है? ये इसका कौन सा नाम है? कमर्शियल नेम या ट्रिवियल नेम जिसको हम कहते हैं। बस ये हो गया, इसको कर लें। ओके, फोर्थ है एसिडिटी ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन के लिहाज से बेटा स्पेशल बात क्या है? याद रखना है कि अल्केन हमेशा सिर्फ कौन से रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन हमेशा कौन सा रिएक्शन देता है? एडिशन। अल्काइन के साथ एक क्या मसला है कि ये नॉर्मल कंडीशन पे एडिशन देता है और एबनॉर्मल कंडीशन पे ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन भी देता है। एडिशन रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी है, जिसमें पाई बॉन्ड टूट रहा था बेंजीन कह रहा हूँ, सॉरी, इथाइन का। 1, 2, तीनों में पाई बॉन्ड टूट रहा था। अब जो चौथा रिएक्शन है इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन है। ये बड़ा समझना है गौर से इस रिएक्शन को।
अल्काइन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आपको पता है कि हर अल्काइन जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता। सबसे मेन बात समझने की क्या है कि जो अल्काइन हमारे पास होता है, दो तरह के अल्काइन होते हैं। एक हमारे पास क्या कहलाता है, टर्मिनल अल्काइन, और दूसरा क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनल अल्काइन। फ़र्क क्या होता है, टर्मिनल अल्काइंस वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है, इसी को हम वन अल्काइन कह सकते हैं। और नॉन टर्मिनल अल्काइन से मुराद जिसमें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से अटैच ना हो। टर्मिनल मतलब होता है किनारा। ट्रिपल बॉन्ड अगर जैसे अगर मिसाल के तौर पर 4 कार्बन लेता हूं मैं और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं तो क्या ये टर्मिनल अल्काइन है? और अगर मैं यही 4 कार्बन लेता हूं और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो तो क्या ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है? बस ठीक है, ये चीज़ समझानी थी। अब इसमें देखो, जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना बेटा हमारे पास, वो हमेशा कैसे होते हैं, एसिडिक। और नॉन टर्मिनल अल्काइन कैसे होते हैं, नॉन एसिडिक। नहीं, एसिडिक या नॉन एसिडिक। एसिडिक से मुराद क्या कि ये क्या लॉस कर देते हैं अपना H+, दैट्स वन को एसिडिक कहा जाता है। और चूंकि हाइड्रोजन को ये लॉस कर रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सही है, याद रखिएगा। हर अल्काइन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, हर अल्काइन एसिडिक नेचर का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस होते हैं। क्या हमारा जो इथाइन होता है, क्या ये टर्मिनल अल्काइन है? नहीं है टर्मिनल अल्काइन, है ना टर्मिनल अल्काइन, तो पॉसिबल ही नहीं है कि नॉन टर्मिनल बने। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे क्या? अबे भाई, लिखने का तरीका भी बच्चों के लिए ना एकदम स्पेशल तरह से लिखना पड़ता है। अब बोलो टर्मिनल है कि नहीं है? तो वही चीज़ थी पहले भी, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने से रहे, ठीक है। इसलिए अल्काइन का नेचर क्या, मतलब ये अल्काइन जो है इथाइन, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक कि नॉन एसिडिक? एसिडिक होगा ये, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें। तो इसी जो ये जो रिएक्शन है ना, एसिडिटी ऑफ अल्काइन, इसी रिएक्शन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बेटा, डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए। DT मतलब डिस्टिंग्विश टेस्ट, किस चीज़ की, किसके बीच में, बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। क्या अल्कीन और अल्काइन का टेस्ट कर सकते हैं इससे? बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट अगर हमें 2 टेस्ट ट्यूब दिए जाए ना, अगर हमें 2 टेस्ट ट्यूब अगर हमें दिए जाए, इफ़ वी आर प्रोवाइडेड 2 टेस्ट ट्यूब्स, और एक में हम लोग डाल दें क्या, एक में डाल दें हम लोग अल्कीन और एक में डाल दें अल्काइन, तो क्या ब्रोमीन वाटर टेस्ट से दोनों को चेक किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, अब दोनों में तुम ब्रोमीन वाटर डालोगे और कलरलेस हो जाएगा, डिसअपियर, डिस्चार्ज हो जाएगा बन। तो कैसे पता लगेगा किसमें अल्कीन किसमें अल्काइन है? इस रिएक्शन से। चूंकि अल्कीन कैसा होगा हमारे पास, नॉन एसिडिक, और अल्काइन कैसा होगा हमारे पास, एसिडिक। और ये जो अल्काइन डालेंगे ना, ये कौन सा अल्काइन होना चाहिए, लाजमी टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें अगर इथीन डाल दिया और उसमें इथाइन डाल दिया ना, तो ये टेस्ट कर सकते हैं। सही है ना बेटा? और सेम ये टेस्ट इस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, अगर ये हमारा 2 अल्काइन के बीच भी डिफरेंस कर सकते हैं इसमें, है ना। जैसे कि DT बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड, अब इसमें टर्मिनल कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है, और ये नॉन टर्मिनल है, तो ये हमारा रिएक्शन कर लेगा लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होगा। तो बेटा ये जो टेस्ट है ना, ये जो रिएक्शन करने वाले हैं अभी हम थोड़ी देर में, इससे हम डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं अल्कीन और अल्काइन के बीच में, और इसके अलावा 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन के बीच में। क्लियर है? करके दिखाता हूँ अब रिएक्शन कैसे होता है। बेसिक बातें समझ में आ गई। इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का क्या होने वाला है। देखो रिएक्शन लिखने में मसला नहीं है, तमाम बच्चे क्लास में सर अभी पेन घुमाएंगे रिएक्शन लिखा जाएगा, बोर्ड भर देंगे सर अभी, लेकिन बोर्ड भरना ज़रूरी नहीं है ना, आपको समझना ज़रूरी है ये तो। और इसमें मुझे भी आपको प्राउड फील नहीं होता बोर्ड भरने में, ज़माने से भरते आ रहे, 15 साल हो गए। आपको समझना ज़रूरी है कि ये क्या है। मैंने हज़ारों बार मैंने ये रिएक्शन लिखा है बोर्ड में, पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी जगहों पर। आपको समझना है कि ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझना है यहाँ पे खड़े होकर, मुझे तो पता ही है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है, आपको समझना है। तो देखिए अगर हम
रिएक्शन करा देते हैं, दो तरह से रिएक्शन कराएंगे बेटा इसमें, दो चीज़ों से होगा। पहला किससे होगा इसमें रिएक्शन? AgNO3 से, और दूसरा किससे होगा रिएक्शन इसमें? CuCl से। CuCl2 तो नहीं होगा ना, CuCl बिल्कुल। AgNO3 इसका एक नाम है सिल्वर नाइट्रेट, कॉमन नेम पता है इसका किसी को? यस बिल्कुल सही कहा हारिस ने, लूनर कास्टिक। अच्छा हारिस सामने बैठे हुए तो इनकी आवाज़ आ जा रही है, पीछे जो बैठे हुए वो ज़ोर से बोला करें ताकि मैं समझूंगा कि कौन क्या नाम ले रहा है, ठीक है? वरना जो सामने वाले होते हैं उन्हीं का मैं देख रहा होता कि उनको आंसर दे रहे होते हैं। लूनर कास्टिक है ये, लूनर कास्टिक। लूनर का क्या मतलब है? लूनर का क्या मतलब है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। लूनर क्यों बोल रहे हैं? लूनर का मतलब क्या होता है? चांद होता है। और सिल्वर का मतलब क्या होता है उर्दू में? चांदी। दैट्स अ लूनर, है ना भाई? और कॉस्टिक किसे कहते हैं? कास्टिक का क्या मतलब होता है केमिस्ट्री में? कास्टिक सोडा, लूनर कास्टिक, कास्टिक पोटाश। ये कास्टिक क्या भला है ये केमिस्ट्री में? उर्दू में बताना, इंग्लिश में नहीं। ऐसे काम नहीं, को तो कोरोसिव। कास्टिक हर वो चीज़ जो आपके स्किन पर अफेक्ट करे उसको कास्टिक बोला जाता है। हर वो चीज़ जो आपके स्किन पर जाकर इफेक्ट करती है ना, आपके जिल्द पर असरअंदाज होती है, उसको बोलते हैं कास्टिक। समझ गए? तो ये लूनर कास्टिक भी स्किन पे पैचेस बनाता है जब स्किन पे पड़ता है तो इसलिए इसको हम कहते हैं लूनर कास्टिक, इसका नाम है। पुराने ज़माने से उसको यही बोला जाता है। अब हम लोग कहते हैं उसको सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इससे रिएक्शन करा सकते हैं, और दूसरा CuCl से भी। ये बताओ क्यूपरस क्लोराइड है कि क्यूपरिक क्लोराइड है? कॉपर पे क्या चार्ज है? +1 के +2? बिल्कुल सही, +1। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पता नहीं कितने ही बच्चे गलत समझ रहे होते हैं इन चीज़ों को। क्यूपरस क्लोराइड है ये, सही है। चलो एक और बात आपसे पूछता हूँ, कलर क्या होगा इसका? इसका कलर क्या होगा? ऐसे ही पूछता हूँ आपसे, देखते हैं कौन बता सकता है। जिन बच्चों ने ब्लू बोला वो सबने गलत बोला। रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होगा। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट अगर पढ़ोगे ना तो याद आ जाएगा जाकर। चलो छोड़ो उसको। ब्लू कहाँ से बेटा? ब्लू क्यूपरिक आयंस का कलर होता है। Cu+2 जो होता है ना वो ब्लू होता है। ये क्यूपरस कब से ब्लू हो गया? ठीक है, ओके। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे, हम दोनों का कराते हैं। पहले हम इथाइन का करा देते हैं। अब होना क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन होनी है। कोई पाई बॉन्ड नहीं टूटने वाला, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे H+ दोनों तरफ से, और उसकी जगह पर क्या चला जाएगा? सिल्वर चला जाएगा। तो सिल्वर आ गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिल्वर प्लस 2HNO3 बन जाएगा, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। सही है। क्या नाम है इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड को बोलते हैं सिल्वर एसिटाइलीड। किस रंग का होता है ये? वाइट कलर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाइट सॉलिड बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे ना बेटा अल्काइन के अंदर, इथाइन के अंदर, तो एक वाइट कलर का क्या होगा? सॉलिड बन जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर हम सिल्वर मिरर कहाँ से आ गया बेटा? वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है। आप उल्टा पुल्टा कर दे रहे हो तुम लोग रिएक्शन। अच्छा, अगर हम यही इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो क्या वाइट सॉलिड बनेगा? क्या वाइट सॉलिड बनेगा इसमें? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ये एसिडिक होता ही नहीं है, इसका H+ निकलेगा ही नहीं। सही है। अच्छा, 1-ब्यूटाइन से तो भी कर सकते हैं ना। ये 1-ब्यूटाइन है, ये 1-ब्यूटाइन है, इससे रिएक्शन कराते हैं। अब क्या बताओ? अच्छा कितने? अच्छा इसमें तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? एक। चूंकि जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है ना हाइड्रोजन, बस वही हमारा एसिडिक होता है। तो बस ये एक एसिडिक है, 2 नहीं निकलेंगे यहाँ। सिर्फ एक तरफ क्या करना है बेटा? कॉपर लगाना है, सॉरी सिल्वर लगाना है। सिल्वर Ag, ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद पूरा ऐसे ही चलता रहेगा। CH2 CH3 प्लस सिर्फ HNO3 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसके दोनों एसिडिक हाइड्रोजन थे, इसका सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है बस वही एसिडिक नेचर का होता है। बात समझ में आ गई? अब यही काम CuCl से भी कर सकते हैं। H लिया, C लिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिया, H लिया,
CuCl से रिएक्शन करा, बैलेंस पहले करके 2 कर लिया, दोनों हाइड्रोजन निकलेगा, क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा दोनों तरफ, प्लस 2HCl आ जाएगा, ऐसा ही है, कॉपर एसिटाइलेट बनेगा। ये कैसा कलर होगा बताओ इसका, रेड होगा, तो उसका क्या नाम होगा, रेड सॉलिड। सेम यही चीज किसके लिए कर सकते हैं, 1-ब्यूटाइन के लिए कर सकते हैं। ये 1-ब्यूटाइन है, इसका कितने एसिडिक हाइड्रोजन इसमें है, बताओ तो सही, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बस एक तरफ से यू आ जाएगा ना हमारे पास, तो दोनों तरफ नहीं आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बस ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर हो गया टेस्ट इथाइन का।